हेलो बच्चों। वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। अभी तक हमने पढ़ा था कि क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट मतलब कैसे चेंजेस हुए, और हमारा जो क्या कहते हैं मतलब क्लाइमेट के चेंजेस हुए थे, हमने ये पढ़ा था। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंजेस के क्या क्या कारण हैं। अब हम इसको समझते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो देखो, अब तक जो बताया गया है, क्लाइमेट चेंज के दो कारण बताए। एक तो बोला गया एस्ट्रोनॉमिकल कारण, एक होता है टेरेस्ट्रियल। होते तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक एस्ट्रोनॉमिकल बताया गया, एक टेरेस्ट्रियल बोला गया। हम एक और ऐड कर लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब जो इंसानों के द्वारा किए गए। तो ये दोनों तो नेचुरल है ही, ये तो नेचर द्वारा किए गए, लेकिन ये क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब जो इंसानों द्वारा किए गए। तो एक एक को समझते जाते हैं और क्या होता है। तो देखो, द कॉजेज फॉर क्लाइमेट चेंज आर मेनी, बहुत सारे होते हैं। दे कैन बी ग्रुप इनटू एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल कॉजेज। दो में तोड़ दिया गया, एक एस्ट्रोनॉमिकल हो गया, एक टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल कौन से होंगे? जो सोलर इनपुट से एसोसिएटेड है। एस्ट्रोनॉमिकल वाले कौन से होते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेस। एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेस, एस्ट्रोनॉमिकल वाले में कौन कौन से होंगे? ये आते हैं, दीज अकर ड्यू टू चेंजेस इन सोलर आउटपुट, चेंजेस इन सोलर आउटपुट, एसोसिएटेड भी सन स्पॉट एक्टिविटीज। अब समझना है यहाँ पे क्या होता है सन स्पॉट एक्टिविटी। तो देखो, जब मैं सीधा बताऊंगा कि एस्ट्रोनॉमिकल जो होते हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल हो रहे हैं, इसमें सबसे पहला चीज है सन स्पॉट एक्टिविटीज की वजह से। सन स्पॉट एक्टिविटीज क्या होती हैं? देखो, सन के ऊपर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सन स्पॉट्स। सन के ऊपर में क्या है, ऐसे ये जो सन है, ऐसे समझ लो, यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या है, बहुत सारे स्पॉट्स हैं, सन स्पॉट्स। वो जो सन स्पॉट्स है वो क्या है? ये जो सन स्पॉट्स हैं, वो क्या कहते हैं कि डार्क एंड कूलर, ये डार्क एंड कूलर पैचेस हैं। यानी कि यहाँ पे लाइट नहीं होगी। ये जो एरिया है वो क्या है, कूल। ये एरिया जो है कूल है। जो क्या कहते हैं कि ऑन सन विच इंक्रीज और डिक्रीज इन साइक्लर मैनर। ये क्या होते हैं? ये जो सन स्पॉट्स हैं, पहली बात तो ये डार्क है और कूलर है। दूसरा चीज, ये इंक्रीज, इनका जो नंबर होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। क्या होता है, इनका नंबर जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है। नंबर ऑफ सन स्पॉट्स, नंबर ऑफ सन स्पॉट्स ये क्या होते रहते हैं? वो क्या होते हैं कि इंक्रीज होते रहते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इन साइक्लिक मैनर। कभी ये कम होते हैं, कभी ये ज्यादा होते हैं, साइक्लिकल मैनर। तो जब ये ज्यादा होंगे तो ध्यान दें, जब ये ज्यादा होंगे तो गर्मी होगी कि ठंडी होगी। सन स्पॉट्स कूलर एरिया है ना, कूलर एरिया है, तो जब ये ज्यादा होंगे, ध्यान में रखना, जब ये क्या कहते हैं कि सन स्पॉट्स ज्यादा होंगे, मोर सन स्पॉट्स, मोर सन स्पॉट्स, लो सोलर आउटपुट। आउटपुट क्या हो जाएगा, सोलर आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेस सन स्पॉट, सन स्पॉट कम हुए तो सोलर आउटपुट क्या हो जाएगा, ज्यादा। सोलर आउटपुट ज्यादा, इसकी वजह से टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और इसकी वजह से टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो समझ में आया कि पहले ये टेरेस्ट्रियल कॉजेज में क्या होगा कि सन से कितना आउटपुट आ रहा है। तो ये क्या कहते हैं, कभी कभी सोलर एक्टिविटीज,
पहला कारण हम बता देंगे। ऐसे इसमें जब कारण पूछा जाएगा कि क्या है कारण, काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज में, सबसे पहला हम बता देंगे सन एक्टिविटी। सन स्पॉट्स क्या होते हैं, डार्क होते हैं, कूलर पैचेज होते हैं। ये इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं साइक्लिकल मैनर में। अगर जब नंबर ऑफ सन स्पॉट्स इंक्रीज होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, कूलर एंड बेटर वेदर होगा। हाँ। और क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्टॉर्मीनेस, हाँ, ग्रेटर स्टॉर्मीनेस होता है। और अगला, डिक्रीज इन सन स्पॉट। डिक्रीज इन सन स्पॉट का मतलब होता है गर्मी होगी और ड्रायर कंडीशन होगा। क्या होगा, ड्रायर कंडीशन होगा। ठीक है, इतना बात समझ में है? इतना बात समझ में है? अभी तो ये पहला कारण था। अभी हमने केवल एक पहला कारण पढ़ा कि पहला कारण क्या है जिसकी वजह से आ रहा है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है जिसको बोलते हैं मिलान कोविच ऑसिलेशन। मिलान कोविच ऑसिलेशन, पहला तो सन स्पॉट था, दूसरा है मिलान कोविच ऑसिलेशन। इसमें क्या होता है, मिलान कोविच ऑसिलेशन में क्या होता है? ये भी एस्ट्रोनॉमिकल कारण ही है। ये बताता है कि इट इन्फर्स साइकल्स इन वेरिएशंस, साइकल्स इन वेरिएशंस इन द अर्थ ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक। अराउंड द सन। तो देखो क्या होता है कि जब सन के चारों तरफ, जब सन के चारों तरफ क्या कहते हैं कि जब सन के चारों तरफ क्या कहते हैं कि अर्थ घूमती रहती है, जब सन के चारों तरफ अर्थ घूमती रहती है, तो फिर क्या होता है कि तब क्या होता है कि क्या कहते हैं कि उसके जो साइकिल, मतलब कि वो चेंजेस होते रहते हैं, उसके वेरिएशन, मतलब कभी लेंथ और मतलब कि वेरिएशंस होते रहते हैं उसके ऑर्बिटल में। क्या होते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस होते रहते हैं जब सन के चारों तरफ वो अर्थ चक्कर लगाती रहती है। ये मान लो सन है, अर्थ यहाँ पे चक्कर को लगा रही है, कभी सन के पास में, कभी सन से दूर में, कभी सन के पास में, कभी सन सन के दूर में। तो ये सारी चीजें हैं। तो इनकी वजह से भी क्या कहते हैं कि होता है। इसी को बोला गया मिलान कोविच ऑसिलेशन, विच इनफर साइकिल्स इन द वेरिएशंस ऑफ द अर्थ ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक अराउंड द सन। द वॉबलिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ का थोड़ा सा मतलब कि वो लुढ़कना, लुढ़कना या चेंजेस होना। एंड चेंजेस इन एक्सियल टिल्ट, मतलब वो जो एक्सियल टिल्ट, याद करो मैंने बता रखा है कि अर्थ थोड़ा सा झुका हुआ है, तो वो जो कितना मतलब कि उसके इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाना। और अर्थ जब घूम रही है तो वो लुढ़क थोड़ा सा, मतलब कि गड़बड़ होगी, इधर उधर घूमेगी। इन सब की वजह से, इन सब की वजह से अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, यानी कि ये सब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन वेरीज, हाँ, ड्यू टू मिलान कोविच ऑसिलेशन। मिलान कोविच ऑसिलेशन की वजह से अमाउंट ऑफ, हाँ, मिलान कोविच ऑसिलेशन की वजह से अमाउंट ऑफ इंसोलेशन क्या होता है, वेरी करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसोलेशन ज्यादा होगा तो फिर से गर्मी बढ़ जाएगी, जब इंसोलेशन कम होगा तो फिर से गर्मी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंसोलेशन मोर, इंसोलेशन मोर तो मतलब ड्राई, ड्राई हो जाएगा। इंसोलेशन लेस, ड्राई होगा कि नहीं होगा, वहां पे क्या कहते हैं, ये सारी चीजें भी हैं इंसोलेशन के बेसिस पे। क्या कहते हैं कि गर्मी ज्यादा, तो यानी कि क्या कहते हैं वेट रीजन होगा। तो ये थोड़ा सा ये सारी चीजें भी हैं। अब all these alter the amount of insolation received from the sun, which in turn might have bearing on the climate। फिर अगला आता है वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म एक और कारण, तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है क्लाइमेट में चेंज होने का। दो कारण तो हमने पढ़ लिया, सन स्पॉट एक्टिविटीज, मिलान कोविच ऑसिलेशन। तीसरा है वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म की वजह से भी क्या कहते हैं कि जब वोल्केनो आता है तो उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंजेस होता है। वोल्केनो की वजह से भी क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं। कैसे?
वोल्केनिक इरप्शन थ्रोज आउट लॉट्स ऑफ एरोसोल्स इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारे एरोसोल्स जाते हैं। क्या? ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन। देयर इज लॉट ऑफ, या देयर आर लॉट्स ऑफ एरोसोल्स, बहुत सारे एरोसोल्स हैं। एरोसोल्स, एरोसोल्स का मतलब होता है कि जो एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है इन द एटमॉस्फेयर। अब ये एरोसोल्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ये एरोसोल्स जो रहते हैं एटमॉस्फेयर में पड़े ही रहते हैं। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि सन के रेडिएशन को क्या कर देते हैं, सन के रेडिएशन को अर्थ तक पहुंचने में रोकते हैं। अर्थ के रेडिएशन, सन के रेडिएशन को अर्थ तक पहुंचने में रोकते हैं। सीधी सी बात है। तो दीज एरोसॉल्स रिमेन इन एटमॉस्फेयर। ये सब एटमॉस्फेयर में रहते हैं और फिर क्या कहते हैं कि फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। और क्या करते हैं, रिड्यूसिंग सन्स रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे इसको पहुंचने नहीं देंगे, मतलब कम कर देते हैं। अर्थ सरफेस पे क्या कहते हैं कि जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन होता है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसको सन तक पहुंचने नहीं देते। जो सोलर रेडिएशन होता है उसको बाहर से ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे तो वो पहुंच नहीं पाता। तो ये भी एक कारण हो जाता है। यानी कि क्या कहते हैं कि वोल्केनो भी एक कारण बन गया हमारे, क्या कहते हैं कि अगला। तो यहाँ पे ये बातें समझ में आ गई। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर द रिसेंट पिनाटोबा एंड एल सियोन वोल्केनिक इरप्शन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेल। तो इसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर अर्थ का क्या हुआ है, कुछ कम आया है। उसका रीजन यही है कि क्या कहते हैं कि वो रेडिएशन बाहर से ही हो जा रहा है। मतलब कि कहते हैं अर्थ पे क्या कहते हैं कि सनलाइट पहुंच नहीं पा रही है। द मोर इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैंने अभी बताया था कि जो इंसानों द्वारा जो एक्टिविटी होगी उनकी वजह से ऑन क्लाइमेट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो, तो अगला जो कारण हुआ वो ग्रीन हाउस गैसेस। अगला जो कारण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस भी क्या कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ये चौथा कारण था। चौथा कारण है ग्रीन हाउस गैसेस, जो क्या कहते हैं कि इनकी वजह से भी क्या कहते हैं कि कल क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं। इनकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आपको पता ही होगा, जब पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो इसी को बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जब पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उसे क्या बोला गया, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं इनके बारे में समझना है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, उन्हें क्या बोला जाता है। तो देखो जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कि जब एटमॉस्फेयर, जब क्या कहते हैं कि सन, देखो सन से लाइट आती है। मान लो यहाँ से सन से लाइट आ रही है, ये हो गया अर्थ। हाँ, ये हो गया अर्थ, या समझ लो अर्थ ये हो गया, इसके बाहर का ये हो गया एटमॉस्फेयर, ये हो गया एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने बोला सन से लाइट आएगी, तो यहाँ पे मैंने बताया था आते वक्त कैसी वेव होती है, शॉर्ट वेव। हाँ, शॉर्ट वेव लेंथ वाली रेज होती है। तो वो शॉर्ट वेव लेंथ वाली रेज आती है, मैंने बताया था ये अंदर आएंगी, बड़े आसानी से आ जाती है, अर्थ तक पहुंच जाती है। फिर अर्थ से क्या होता है, इनका रेडिएशन होता है। तो जब अर्थ से रेडिएशन हो रहा होता है तो वो क्या होते हैं, जिनको हमने बोला था रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ जो होते थे, वो वेवलेंथ उनका क्या हो जाता है, लॉन्ग वेवलेंथ हो जाता है या लार्ज वेवलेंथ। जब लार्ज वेवलेंथ वाली जो होती हैं,
वो बाहर जाने की कोशिश करती हैं। बट जो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, वो क्या करती है, लार्ज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है, लार्ज वेवलेंथ गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो ये रेडिएशन बाहर जाने वाला था, उसको एब्जॉर्ब किसने कर लिया, ग्रीन हाउस गैसेस ने। किसने एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रीन हाउस गैसेस ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया। ग्रीन हाउस गैसेस ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जब अगर वो बाहर जा रहे थे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर का कम हो जाता है। लेकिन वो बाहर जा नहीं पाए, बाहर जा नहीं पाई वो गैसेस। उन गैसेस को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, उन गैसेस को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रीन हाउस, सॉरी सर 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 सर, उन रेडिएशन को, लार्ज वेव रेडिएशन को, जो क्या कहते हैं कि जब मैंने बोला लॉन्ग वेव रेडिएशन को, लॉन्ग वेव रेडिएशन को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रीन हाउस गैसेस ने एब्जॉर्ब कर लिया। जब ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब कर लेगी तो फिर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हाँ, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको बाहर जाने ही नहीं दिया, उनको एटमॉस्फेयर से बाहर जाने नहीं दिया। जैसा कि मैंने जब सोलर रेडिएशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने बताया था इधर से शॉर्ट वेव रेडिएशन आएगी। शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है, अर्थ पे आती है, अर्थ पे क्या कहते हैं कि फिर उससे क्या होता है कि यहाँ से इमिशन होता है। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन वो बड़े आसानी से बाहर जा रही है। लेकिन जब वो बाहर जा रही होती हैं तो उनको क्या कहते हैं कि कैप्चर कर लेते हैं। उनको कैप्चर किसने कर लिया, उनको कैप्चर कर लिया क्या कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस ने। ग्रीन हाउस गैसेस बड़े आसानी से उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो फिर क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में उनको जाने ही नहीं दिए। तो ये इस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस कहीं ना कहीं से क्या कहते हैं कि टेम्परेचर को, वर्ल्ड के टेम्परेचर को बढ़ा रही है। जब वर्ल्ड के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से द एटमॉस्फेयर इज बिहेविंग लाइक अ ग्रीन हाउस। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस गैसेस है तो इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में बताते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है। द टर्म ग्रीन हाउस इज derived फ्रॉम द एनालॉगी टू ग्रीन हाउस यूज्ड इन कोल्ड एरियाज टू प्रिजर्विंग हीट। तो देखो जहां जहां पे कोल्ड एरियाज है, कोल्ड एरिया जैसे अभी मैंने बताया था ग्रीनलैंड वगैरह वगैरह, जहाँ पे कोल्ड एरिया है वहां पे क्या होता है, एक ग्रीन हाउस बनाया जाता है। ग्रीन हाउस कैसा होता है, कांच का बना होता है। ग्रीन हाउस किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस किसका बना होता है, कांच का बना होता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, अब समझ लो कि यहाँ पे एक पेड़ पौधा होगा। ठीक है, इसमें पेड़ है, ये इसको उगाया हुआ है, मान लो कुछ ऐसे है, ये ये पेड़ हैं। इन पेड़ों को क्या कहते हैं कि ना बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए ना बहुत ज्यादा ठंडी चाहिए। तो फिर इन ग्रेसेस, इनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए चारों तरफ से कांच लगा दिया जाएगा। कांच लगा दिया जाएगा और उतना ही अमाउंट ऑफ हीट आने दिया जाएगा जितना इनको रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा नहीं। ना तो उससे, ये ज्यादातर कोल्ड एरियाज में होता है, ज्यादातर कोल्ड एरियाज में होता है, ताकि एक बार इसमें हीट तो आ गए, हीट आ जाए तो वो बाहर ना जाने पाए। हीट तो आ जाए लेकिन वो बाहर ना जाने पाए। तो कोल्ड एरियाज में ये ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, तो इन्हें बोला जाता है ग्रीन हाउस। इन्हें क्या बोला गया, जो कांच का जो घर बना हुआ है जिसके अंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसे क्या बोला गया, ग्रीन हाउस बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, द टर्म ग्रीन हाउस इज derived फ्रॉम एनालॉगी टू ग्रीन हाउस यूज्ड इन कोल्ड एरियाज फॉर प्रिजर्विंग इफेक्ट, प्रिजर्विंग हीट को बचाने के लिए किया जाता है। अ ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ ग्लास, द ग्लास विच इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन तो आ जाती है, लेकिन क्या कहते हैं कि बाहर लॉन्ग वेव रेडिएशन बाहर नहीं जाता। लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होती है वो बाहर नहीं जा पाती। ओपैक टू लॉन्ग वेव रेडिएशन मतलब बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। इसके क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा, कॉजिंग टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस वार्मर देन आउटसाइड। तो इससे क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर भैया, यहाँ का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, तब भी यहाँ का 20 डिग्री सेल्सियस जितना इसको जरूरत है, क्योंकि लाइट इधर से तो आ तो गया लेकिन इधर से बाहर नहीं जा पाए, बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, बाहर से ज्यादा अंदर वाले का टेम्परेचर रहेगा और ये पेड़ पौधे हमारे सही से रहेंगे। तो ग्रीन हाउस ऐसे होते हैं, तो इसी वजह से, हाँ, व्हेन यू एंटर अ कार और बस, तो ऐसे ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जांपल बताए गए। तो सेम टू सेम भैया यहाँ पर भी यही। तो इसको इफेक्ट को वो जो बोला जा रहा है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आया ना, जो बाहर का टेम्परेचर, हाँ, बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर मतलब ज्यादा होता है, जो मतलब कि जो ये अंदर का, जो इसके अंदर का टेम्परेचर ज्यादा था,
मतलब इसके अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का कम है, तो इस इफेक्ट को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोला गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वही यहाँ पर भी काम हो रहा है, वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है भैया, ग्रीन हाउस द एटमॉस्फेयर ऑल्सो ट्रांसमिट, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, मैंने बताया कि वो तो आती हैं बड़े आसानी से चली जाएगी, लेकिन जब वो बाहर जा रही होती हैं, जब वो बाहर जा रही होती है, तो वो जो गैसेस होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, किसको, लॉन्ग वेव रेडिएशन। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो यानी कि जब आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस का डेफिनेशन पूछा जाएगा, तो बता देंगे दोज गैसेस which absorb the long wave radiation are known as greenhouse gases। हाँ, क्या, तो डेफिनेशन जब पूछा जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस का, तो क्या बता देंगे, दोज गैसेस दैट एब्जॉर्ब द लॉन्ग वेव रेडिएशन आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। इसकी वजह से क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग, इसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर वार्म हो जाएगा, इसकी वजह से वार्म हो जाएगा कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब तो जो कि क्या कहते हैं कि जब वार्म हो गया एटमॉस्फेयर, तो इसके वो क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, अब हमें समझना है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। ये भी पेपर में पूछा जाता है। प्राइमरी जो ग्रीन हाउस गैस है वो है CO2। जो प्राइमरी, जो सबसे मेन जो ग्रीन हाउस गैस है वो है CO2। CO2 ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, तो ध्यान में रखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, एक मिनट देखिए, तो यहाँ पे देखो ग्रीन हाउस गैसेस में जो प्राइमरी जो सबसे मेन है वो है CO2। फिर उसके बाद में कौन सा आता है, CO2 आता है सबसे पहले जो मेन है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस में जो सबसे मेन है CO2। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर उसके बाद में आता है मेथेन, मेथेन, मेथेन। फिर उसके बाद में आता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। फिर उसके बाद में आता है ओजोन। ये सब जो भी है, ये सब ही, ये सभी, ये सभी के सभी क्या है, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस। ये है प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, ठीक है। कुछ और गैसेस है जैसे NO, और ये क्या कहते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस के साथ में रिएक्ट करती है, और क्या कहते हैं कि इनका इफेक्ट होता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस तो है नहीं, जैसे कुछ और गैसेस है जो ग्रीन हाउस गैसेस तो नहीं है, जैसे CO, और क्या कहते हैं कि CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड क्या कहते हैं कि ये रिएक्ट करती हैं, ये CO रिएक्ट करती हैं बड़े आसानी से, और इनका भी क्या कहते हैं कि अफेक्ट दियर कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में इनके कंसंट्रेशन को चेंजेस करती रहती है ग्रीन हाउस गैसेस। The effectiveness of even any given greenhouse gases molecule will depend upon the magnitude of the increase in the, इसका कितना कंसंट्रेशन है, कितना ज्यादा मात्रा में है, इस बात पे डिपेंड करता है, कितना ज्यादा मात्रा में है इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर हाईली इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ओजोन विच एब्सॉर्ब्स UV रेज, ओजोन तो होता है UV रेज, तो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है, याद करो ओजोन लेयर पढ़ा रखा है मैंने। ओजोन लेयर क्या होता है कि आने वाली रेज को क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज वेरी इफेक्टिव इन एब्जॉर्बिंग द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये भी क्या कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है लोअर एटमॉस्फेयर में। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटेड, मोर टाइम, जी हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस मॉलिक्यूल्स रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर, जितना ज्यादा ये रहेंगे, जितना ज्यादा ये एटमॉस्फेयर रहेंगे में रहेंगे, उतना ज्यादा ये क्या कहते हैं हीट को क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करेंगे। जितना ज्यादा ये क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में रहेंगे, उतना ज्यादा क्या कहते हैं कि ये एटमॉस्फेयर, ये क्या कहते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब करें, ठीक है। इतना बात समझ में है? आगे, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ GS, सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड है। और द एमिशन ऑफ CO2 कम्स मेनली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। अच्छा, ये CO2 कहाँ से आता है, CO2 आता कहाँ से, CO2 जो आता है वो कहाँ से आता है, फॉसिल फ्यूल से आता है। CO2 जो आता है कहाँ से आता है, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मतलब जैसे ऑयल, पेट्रोल हो गया, गो गैस हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, इनको जलाने पे, तो वो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको अगर हम कंबसन कर देंगे, उनको जलाने पे CO2 प्रोड्यूस होता है। तो सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है, CO2 का है। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है, CO2 का। फॉरेस्ट एंड ओशियंस आर सिंक्स, अच्छा जो फॉरेस्ट है और ओशियंस, फॉरेस्ट और ओशियंस ये क्या है, सिंक है, सिंक है CO2 की। सिंक का मतलब समझ रहे हो कि
CO2 कहाँ पे जा करके खत्म, मतलब कि CO2 को एब्जॉर्ब कौन कौन कर रहे हैं? फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करता है CO2 को, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करता है CO2 को, और ओशियंस एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को, और क्या कहते हैं कि ओशियंस एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को। और इनसे इनका थोड़ा सा ग्रोथ क्या होता है, कम होता है। तो फॉरेस्ट CO2 इन दियर ग्रोथ, फॉरेस्ट अपने बढ़ने के लिए यूज कर देते हैं। सो डी, इसकी वजह से, यानी कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो CO2 मात्रा बढ़ेगा, यानी कि डिफॉरेस्टेशन से भी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी क्लाइमेट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो अमाउंट ऑफ CO2 बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ CO2 बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। ठीक है। ऑल्सो इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन, ऑल्सो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। हाँ, दिस the time taken for the atmosphere CO2 to adjust to changes sources सिंक 20 से 50 साल लग जाते हैं। ठीक है। द टाइम इन सोर्सेस टू सिंक इज 20 to 50 years हो जाता है। इट इज राइजिंग। तो देखो अभी भी क्या कहते हैं, टेम्परेचर हर साल लगभग लगभग 0.5% बढ़ रहा होता है, टेम्परेचर हर साल लगभग लगभग 0.5%। डबलिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, CO2 का अगर मैं क्या कहते हैं कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो, मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल इज यूज्ड एज इंडेक्स फॉर द एस्टिमेटिंग द चेंजेस ऑफ क्लाइमेट। तो मतलब कि देखो क्या हो रहा है कि भाई कि कब ये डबल हो जाए, मतलब कि CO2 अगर क्या कहते हैं कि डबल हो गया, क्या कहते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल के डबल हो गया, तो उसको इंडेक्स मान लिया गया है कि अब क्या कहते हैं कि कितना चेंजेस आ रहे हैं, कितना चेंजेस आ रहे हैं टेम्परेचर में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो लिखा हुआ, द टाइम टेकन फॉर एटमॉस्फेरिक CO2 टू एडजस्ट टू चेंजेस इन सोर्सेस टू सिंक इज 20 to 50 years। कितना ले लिया गया है, 20 से 50 साल। इट इज राइजिंग, हर साल 0.5% बढ़ रहा है, हर साल क्या कहते हैं कि 0.5% बढ़ रहा है। और हमने कितना, डबलिंग ऑफ कंसंट्रेशन, पहला प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे कितना था कार्बन, उसके हिसाब से लेकर के। अब देखो CFCs क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ये भी ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होते हैं। ओजोन अकर्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर वेयर अल्ट्रावायलेट रेज, क्या होती हैं कि वो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट कर देती हैं। और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाती हैं। CFCs विच ड्रिफ्ट इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर डिस्ट्रॉय द ओजोन। अब देखो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्या कहते हैं कि जब धीरे धीरे ऊपर उठता है, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन धीरे धीरे ऊपर उठेगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस हैं ये जब ऊपर उठेंगी, जब वो ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं तो उसको डिप्लीट कर देती हैं, उसको डिप्लीट कर देती है। डिप्लीट मतलब होता है कि ओजोन लेयर धीरे धीरे कम हो जाए, ओजोन होल हो गया, समझ लो ओजोन में होल हो गया था। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन कंसंट्रेशन, जो ओजोन कंसंट्रेशन का जो डिप्लीशन है उसकी वजह से क्या होगा, देखो हमने क्या बोला, ओजोन होल बोल दिया। जो ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है उसे हमने क्या बोल दिया, ओजोन होल बोल दिया। और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेस हमारे ट्रोपोस्फेयर में आएंगी, जिससे फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बढ़ेगा, और भी बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो इसको, हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए एक बहुत सारे इंटरनेशनल एफर्ट किए गए, उनमें से एक है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब किया गया था, 1997 में बुलाया, क्योटो प्रोटोकॉल कब बुलाया गया, 1997 में बुलाया गया। इसमें क्या हुआ, इसको इफेक्ट में कब लाया गया, 2005, जिसमें क्या कहते हैं कि 100 जिसको रेटिफाई कितने देशों ने किया, 141, 141 नेशंस ने। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था कि जो कुछ ऐसे गैस देश हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो अपना इमिशन 5% कम करेंगे, 5% कम करेंगे। हाँ, अपना मतलब कि कुछ परसेंट अपना इमिशन कम करेंगे, मतलब कि क्योटो प्रोटोकॉल को क्या किया गया, अलग अलग देशों के लिए, मतलब बहुत सारे देश थे, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा, और उनको अलग अलग ग्रुप में रख करके बोला कि भैया आपको इतना परसेंट वो कम करना है, मतलब कार्बन इमिशन को कम करना है, कार्बन इमिशन को या ग्रीन हाउस गैसेस के को इमिशन को कम करना है। यानी कि जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, किस लिए हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, इसलिए हुआ था कि क्या कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम किया जाए। क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए किया गया था कि ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज का समझ लो कि क्या कहते हैं कि वो था कि हमें क्या करना है, इमिशन को क्या करना है, कम करना है, ग्रीन हाउसेस के इमिशन को कम करना था। और इसको कब, देखो बनाया तो कब गया था, 1997 में,
लेकिन क्या कहते हैं कि इसको अफेक्ट में कब आया, 2005 में। हाँ ठीक है, इसको 8 साल लग गए। इनमें क्या कहते हैं कि इसको ग्रुप में बांट दिया गया था, इन देशों को कुछ ग्रुप में बांट दिया गया था, ताकि क्या कहते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री होंगी वो अपने इमिशंस को क्या करेंगी, कम करेंगी। अपने इमिशंस को मतलब अपने कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह को कम करेंगी। द इंक्रीजिंग इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जीए, ग्रीन हाउस गैसेस, हाँ, एटमॉस्फेयर में इन लॉन्ग एंड वार्म अप द अर्थ। इसकी वजह से देखो, अगर लगातार क्या कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ता रहेगा, लगातार ग्रीन हाउस बढ़ता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। वंस द ग्लोबल वार्मिंग सेट्स इन, इट विल बी डिफिकल्ट टू रिवर्स इट। अगर एक बार क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गई, बढ़िया से सेट हो गए, तो उसको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट होगा हर जगह पे सेम नहीं होगा, हर जगह पे सेम नहीं होगा, लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट होगा, मतलब बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिसकी वजह से समुंदर का लेवल चेंज हो सकता है। तो जो आइलैंड और क्या कहते हैं ग्लेशियर्स गल सकते हैं, आइस कैप्स गल सकते हैं, और जो क्या कहते हैं कि आइलैंड एरियाज होंगे वो सब डूब जाएंगे। हाँ ठीक है, आइलैंड एरियाज क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो ये सारी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, इनकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे एफर्ट बनाए गए हैं कि क्या कहते हैं कि कैसे भी करके ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कहते हैं कम किया जाए। ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन को कम किया जा रहा है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। इसके लिए क्या कहते हैं कि सरकारों ने विभिन्न अलग अलग देशों की सरकार ने अलग अलग बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रख लो, द एनुअल एवरेज नियर सरफेस एयर टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज अप्रोक्सीमेटली 14 डिग्री सेल्सियस। ये है, ध्यान में रखो कि काफी सारे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, बहुत सारे टारगेट मतलब किए गए हैं कि हम क्या कहते हैं कि अब तक का, जैसे कि 1988 में क्या कहते हैं वार्मेस्ट ईयर रहा हुआ है, वार्मेस्ट ईयर रहा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं कि कुल मिलाकर के समझ लो ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए ही ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग ना हो इसकी वजह से ही ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस की जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बढ़िया से आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और जो भी नहीं समझ में आया होगा वो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया खत्म हमारा ये वाला भी चैप्टर। ओके।